Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss last year's PYQs on the topic Evolution, Human Variation, Growth and Development. This is part 3. So in this video we are going to discuss the PYQs related to these three units, Unit 2, Unit 3 and Unit 4. Unit 2 belongs to theories of organic evolution, extinct and extant primates. Unit 3 belongs to human variation and genetics. And Unit 4 belongs to human growth and development. So let's start. तो क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक फैमिलीज इज एसोसिएटेड विद द संथाली लैंग्वेज। ठीक है, अब संथाली लैंग्वेज से कौन सी लिंग्विस्टिक फैमिलीज यहाँ पर एसोसिएटेड है ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो इंडियन ट्राइब्स है उनको लिंग्विस्टिकली चार में डिवाइड किया गया है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो वर्मन होगा यहाँ पे, तिब्बतो वर्मन, द्रविडियन है और इंडो यूरोपियन है। ठीक है, ये चार जो है इंडो यूरोपियन ना होकर इंडो आर्यन है, इंडो आर्यन है। ठीक है, तो इंडो आर्यन है, ये द्रविडियन है, तिब्बतो वर्मन है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है। ये चार जो है लिंग्विस्टिक फैमिलीज में इंडियन ट्राइब्स को बांटा गया है, जिसमें संथाली जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक से बिलोंग करती है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक में दो ब्रांचेस हैं, एक मुंडा ब्रांच है और एक मोन खमेर ब्रांच है। तो मोन खमेर में तो खासी ट्राइब का और निकोबारीज ट्राइब का आ जाता है, और जबकि जो ये मुंडा ब्रांच है उसमें मुंडा, हो, खारिया, संथाली, ये सारी जो ट्राइब्स की लैंग्वेजेस है वो जो है आती है ऑस्ट्रो एशियाटिक में। तिब्बतो वर्मन में भी आपकी जो असम की जो ट्राइब्स हैं जिसमें कि नागा, बोडो, कुकी, चिन ये सब हैं, और तिब्बतो हिमालयन ट्राइब जिसमें कि भोटी आती है, तो तिब्बतो वर्मन ट्राइब में ये आ जाते हैं। ठीक है, तब तिब्बतो वर्मन जो इसकी फैमिली है उसमें ये सब आ जाती है, असम की कुछ ट्राइब्स और जो है हिमालयन रीजन की, तिब्बतो हिमालयन रीजन की आ जाती है। देन द्रविडियन में आपके ओराव ट्राइब का आता है, जिसमें कि कुरुक जो उनकी बोली होती है वो द्रविडियन फैमिली में आती है, और गोंडी, कुरुक, माल्टो, बादगा, ये सेंट्रल एंड साउथ इंडिया की कुछ जो ये हैं आपकी बोलियां वो द्रविडियन फैमिली में आती हैं। एंड इंडो आर्यन में जो है ये आती है वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की कुछ लैंग्वेजेस या बोलियां, जिसमें कि जो ट्राइब्स है वो भील है, बंजारा है, हजोंग है, ये सब वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स है जो कि जिनकी लैंग्वेजेस जो है इंडो आर्यन में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडो आर्यन होगा, इंडो आर्यन फैमिली। तो वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया की आ गई, द्रविडियन में सेंट्रल एंड साउथ इंडिया की आ गई, तिब्बतो वर्मन में आपकी तिब्बतो हिमालयन रीजन की और आसाम की मीन्स कुछ नॉर्थ ईस्ट की आ गई। एंड ऑस्ट्रो एशियाटिक में एक नॉर्थ ईस्ट की ब्रांच है और दूसरा सेंट्रल इंडिया की ब्रांच है। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो संथाली है वो बिलोंग करती है मुंडा ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, मुंडा ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रोएशियाटिक फैमिली होगा। द टोटलिटी ऑफ डिलीटेरियस एलील्स इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज। तो जब डिलीटेरियस एलील्स की बात होती है किसी भी पॉपुलेशन में तो उसको हम जेनेटिक लोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक लोड। ठीक है, तो यहाँ जेनेटिक लोड हो जाएगा। हु इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ लेटियोली फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स। तो लेटियोली फॉसिलाइज फुटप्रिंट से कौन बिलोंग कर रहा है यहाँ पर? तो आपको लगाना होगा मैरी लीके। मैरी लीके ने लेटियोली फुटप्रिंट्स को खोजा था। और जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस है वही उसी एरिया में जो हादर इथियोपिया है, और ओल्डुबाई जॉर्ज में मैरी लीके ने होमो हैबिलिस की खोज की थी और ऑस्ट्रेलोपिथिकस बॉयजी की खोज की थी। ठीक है, और लेटियोली फुटप्रिंट्स को भी मैरी लीके ने ही खोजा था। ठीक है, तो लेटियोली फुटप्रिंट्स जो ईस्ट अफ्रीका का साइट है वहां पर जो कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस से ही बिलोंग करता है, लेटियोली फुटप्रिंट्स मैरी लीके ने खोजा था। ओके,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन। तो आपने पढ़ा होगा, जब आप स्केलेटन पढ़े होंगे तो आपने एक्सियल और अपेंडिकुलर दो तरीके के स्केलेटन होते हैं। तो जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें स्कल की बोन्स आती हैं, आपकी नेक की बोन्स आती हैं, स्टर्नम की बोन्स आती है, तो ये एक्सियल स्केलेटन हो जाता है। जबकि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें अपर लिम्स और जो हाइंड लिम्स की बोन्स आती हैं ये सब आ जाती हैं, तो ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन हो जाता है। ओके, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन से जुड़ा हुआ यहाँ पे ह्यूमरस है जो कि एक्सियल से नहीं बिलोंग करता है, तो एक्सियल से नहीं बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू अपेंडिकुलर स्केलेटन। दैट इज व्हाई जो आपका आंसर होगा, राइट आंसर, दैट इज 1, बिकॉज यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, क्योंकि ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। एक्सियल स्केलेटन में आपका स्टर्नम आता है, मैंडिबल आता है जो कि स्कल का पार्ट है, और सैक्रम आता है। ठीक है, ओके। तो ये सारे आपके ये आ जाएंगे एक्सियल स्केलेटन में। ह्यूमरस जो है सिर्फ अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेप्टोग्लोबिन। अब हेप्टोग्लोबिन के बारे में आपने जब पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि अल्फा 2 ग्लोबिन है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन है। हेप्टोग्लोबिन इज अल्फा 2 ग्लोबुलिन, इट्स नॉट अ बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, तो बीटा ग्लोबुलिन नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इट हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 85,000। ठीक है, ये सही है। तो 85 के डाल्टन कह सकते हैं, या 85,000 डाल्टन इसकी मॉलिक्यूलर वेट होता है हेप्टोग्लोबिन का, तो ये सही है। इट इज कंसर्न विद ट्रांसफरिंग द फ्री हीमोग्लोबिन टू आयरन, ये भी सही है, बिकॉज ये बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन बाइंड करता है और ये ट्रांसफर करता है फ्री हीमोग्लोबिन टू लीवर, तो ये भी सही है। तो आपका ए तो सही है, सी सही है और डी सही है। ए सी डी मीन्स ऑप्शन 4 करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर है द टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स वाज डिटरमिन्ड बाय। अब टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स को किसने डिटरमाइन किया था सबसे पहले, तो तीजो एंड लीवान ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार आपने इसको सॉल्व किया, तीजो एंड लीवान, ये आप याद रखिए। तीजो एंड लीवान ने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिटरमाइन किया था। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसी टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम जो कि 46 हैं उसको बताने वाले थे तीजो एंड लीवान। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 3 सही है। The theme of 50th Cold Spring Harbor Symposium of Quantitative Biology held in 1950 was, तो 1950 में जो 15th कोल्ड स्प्रिंग हार्बर सिंपोजियम हुआ था उसका जो थीम था वो क्या था, तो थीम वाज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये भी आपको याद रखना होगा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। देन द बुक कल्चर बायोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी डेमोग्राफी वाज ऑथर्ड बाय। ठीक है, तो इसके जो ऑथर हैं दैट इज एरिक एबेला रॉथ। ठीक, तो एरिक एबेला रॉथ ने इसको लिखा था, इस बुक को, कल्चर बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी डेमोग्राफी, कल्चर बायोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी डेमोग्राफी। दिस बुक वाज रिटन बाय एरिक एबेला रॉथ, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। देन विच ऑफ द नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स इज नॉट फाउंड इन इंडिया। ठीक है, अब नॉट फाउंड इन इंडिया लिखा है, कौन से ऐसे ह्यूमन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है जो इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा पैपियो। ठीक है, पैपियो जिसको कि हम बबून कहते हैं, पैपियो को हम बबून कहते हैं। हमने एक बार जब आपको ये ट्रिक सिखाई थी तो पैपियो का जो मीन्स जो बबून का बायोलॉजिकल नेम है उससे पैपियो कैसे याद होगा, तो बाबा पापा ऐसे करके हमने याद कराया था।
तो पैपियो जो है बबून को कहते हैं, और पैपियो जो है वो अफ्रीका और अरब कंट्रीज में पाया जाता है। ठीक है, तो अफ्रीका और अरब कंट्रीज में पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता, इंडिया में नहीं पाया जाता। इसको कहीं अगर जू में रखा गया हो तो मिल सकता है, लेकिन इंडिया का नेटिव स्पीशीज नहीं है। बाकी जो तीनों स्पीशीज है वो इंडिया में पाई जाती है, जिसमें कि लॉरिस है, प्रेस्बाइटिस जिसको कि हम लंगूर कहते हैं, इंडियन लंगूर, और मैकाक। ठीक है, तो मैकाक, लंगूर और ये जो आपके लॉरिस हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं। लीमर्स भी नहीं पाए जाते इंडिया में। लीमर जो है आपको मेडागास्कर में ही मिलेंगे, इंड्री लीमर ये सब जो है मेडागास्कर में मिलते हैं। लॉरिस तो इंडिया में पाया जाता है। प्रेस्बाइटिस जिसको कि हम लंगूर कहते हैं ये भी इंडिया में पाया जाता है, और जिनको हनुमान मंकीज भी कहते हैं, और मैकाक, ठीक है, ये भी पाया जाता है। ओके, but Papio is not found in India. It is native of क्या कहते हैं अफ्रीका एंड अरब कंट्रीज। ओके, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इस तरह ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हु फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एथनिक ग्रुप डिफर्ड इन देयर जीन एवियो जीन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो एथनिक ग्रुप डिफर करता है एवियो जीन फ्रीक्वेंसीज में, ये इसको सबसे पहले बताया था हर्षफील्ड ने। तो हर्षफील्ड एंड हर्षफील्ड इसका आंसर होता है, यहाँ पे हर्षफील्ड लिखा है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ कंsanguinity इज इक्वल टू द नेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप। तो कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप जितना होगा उसका जस्ट हाफ होगा कोफिशिएंट ऑफ कंsanguinity। मान लीजिए सिबलिंग्स के केस में कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप हाफ होता है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ कंsanguinity क्या होगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप का हमेशा ये हाफ होता है। अगर पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप इज इक्वल टू द हाउ मच ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंsanguinity, देन डबल हो जाएगा। लेकिन जब कोफिशिएंट ऑफ कंsanguinity की बात आती है तो इट इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो सिबलिंग्स के केस में हाफ रिलेशनशिप होती है और कंsanguinity 1/4 होती है। तो हाफ ऑफ द जेनेटिक ट्रेड जो है वो ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कंsanguinity इसलिए यहाँ पर हाफ हो जाती है। तो हाफ, यहाँ अगर रिलेशनशिप हाफ है तो कंsanguinity 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ओके। The next question देख लेते हैं। The Colobini subfamily of the old world monkeys can be distinguished from Sarcopithecini subfamily by the presence of। अब ये कोलोबिनी सर्कोपिथिसिनी आपने पढ़ा होगा, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की बात हो रही है। ठीक है, तो जो प्लेटेराइन्स थे वो न्यू वर्ल्ड मंकीज में आते हैं, कैटेराइन्स में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एव्स एंड ह्यूमंस आते हैं। तो कैटेराइन्स में जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की जो फैमिली थी, मीन्स ऑर्डर था, सुपर फैमिली थी सर्कोपिथिक्वाइडिया, और उसमें जो फैमिली थी सर्कोपिथिसीडी थी, और सर्कोपिथिसीडी फैमिली में भी दो सब फैमिलीज है, सर्कोपिथिसिनी और कोलोबिनी। ठीक है, अब ये सर्कोपिथिसिनी जो फैमिली है इसमें मैका, बेबून और जो आपके मैका, बेबून और मैंड्रिल्स आते हैं। ठीक है, और कोलोबिनी में कोलोबस मंकीज आते हैं और लंगूर्स आते हैं। इनको लीफ मंकीज भी कहा जाता है। कोलोबिनी के जो भी हैं जिनको लंगूर्स और कोलोबस मंकीज, इनको लीफ मंकीज कहते हैं। ये लीफ खाते हैं, हार्बीवोर्स होते हैं, और ये ओमनीवोर्स होते हैं। लीफ के साथ साथ ये दूसरे जो एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये सर्कोपिथिसिनी वाले जो क्या है मैका, बेबून और मैंड्रिल्स आते हैं, और इनमें जो है सैक्युलेटेड स्टमक जो है, मीन्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कोलोबिनी सब फैमिली कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सर्कोपिथिसिनी सब फैमिली बाय द प्रेजेंस ऑफ, मीन्स कोलोबिनी में तो सैक्युलेटेड स्टमक पाया जाता है, मल्टी चैम्बर्ड, क्योंकि ये लीफ खाते हैं। तो लीफ के डाइजेशन के लिए वो मीन्स होता है सेलुलोज, क्योंकि हो जाता है लीफ में, तो उसके लिए सैकुलेटेड स्टमक यहाँ पर होता है, लेकिन चीक पाउचेस एब्सेंट होती हैं। तो जब इनको यहाँ पर हम लीफ मंकीज कह रहे हैं, लेकिन सर्कोपिथिसिनी के केस में इनको हम चीक पाउच मंकीज कहते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ चीक पाउचेस इन सर्कोपिथिसिनी, मीन्स जो
इससे बिलोंग करते हैं मंकीज, सर्कोपिथिसिनी सब फैमिली से, उनमें चीक पाउचेस होते हैं, जबकि कोलोबिनी में चीक पाउचेस नहीं होते हैं। सर्कोपिथिसिनी में सैकुलेटेड स्टमक नहीं होता, मीन्स नॉर्मल स्टमक होता है, जबकि कोलोबिनी में सैकुलेटेड स्टमक पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इनको तो लीफ मंकीज कहेंगे, इनको कहेंगे चीक पाउच मंकीज। और चीक पाउच मंकीज के पास ही चीक पाउच होता है, कोलोबिनी के पास चीक पाउच नहीं होता है। चीक पाउच मीन्स स्टोरेज करने के लिए होता है, फूड को स्टोरेज करते हैं चीक पे, ये एक पाउचेस बने रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चीक पाउच मंकीज। तो चीक पाउच मंकीज के पास चीक पाउचेस है बट कोलोबिनी में एब्सेंस है, तो एब्सेंस ऑफ चीक पाउचेस हो जाएगा। और सेकुलेटेड मीन्स मल्टी चैम्बर, यहाँ पे स्टमक पाया जाता है, जबकि सर्कोपिथिसिनी के केस में नॉर्मल स्टमक पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। मीन्स कोलोबिनी जो सब फैमिली है वो सेकुलेटरी स्टमक और एब्सेंस ऑफ चीक पाउचेस से डिफरेंशिएट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन सिकल सेल जीन एंड मलेरिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। ठीक है, तो सिकल सेल जीन और मलेरिया में जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश किया था AC एलिसन ने। ठीक है, AC एलिसन ने इसको एस्टैब्लिश किया था, तो यहाँ पे एलिसन हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि सिकल सेल जो एनीमिया है उसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सिकल सेल सेल्स के होते हैं, और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। ठीक है, ओके, तो यही रिलेशनशिप जो है AC एलिसन ने बताया था। द टर्म मिनी सैटेलाइट इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द जेनेटिक मार्कर्स। अब मिनी सैटेलाइट को वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट भी कहा जाता है। मिनी सैटेलाइट्स आर आल्सो नोन एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, दैट इज VNTR। ठीक है, तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, 10 से 100 तक के रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं मिनी सैटेलाइट में, और माइक्रो सैटेलाइट से बड़े होते हैं। माइक्रो में 1 to 9 बेस पेयर के होते हैं, जबकि इनमें 10 बेस पेयर से 100 बेस पेयर तक के रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो मिनी सैटेलाइट को हम VNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इफ 1% मेल्स इन ए पॉपुलेशन एग्जिबिट कलर ब्लाइंडनेस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस वीमेन। अब आपने जब हार्डी वेनबर्ग लॉ से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें इस तरह का क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है, इसको हम लोगों ने पहले नहीं डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर ये क्वेश्चन अलग है क्योंकि यहाँ पर जो डिजीज है दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अभी तक हम लोग बात किए थे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स की। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के केस में जो रूल है, लॉ है हार्डी वेनबर्ग का, वो जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर उससे अलग होता है। तो अभी तक हम लोग ने ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स की बात की थी, जिसमें कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया था दैट इज p² + 2pq + q² का लगाया था, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और p + q = 1। ठीक है, तो जहां पर ये जो p² होता था ये फ्रीक्वेंसी होता था होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स का होता था, 2pq होता था हेट्रोजाइगस कैरियर। ठीक है, विमेन का या जो भी कैरियर होते थे, और q² होता था होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स का। ठीक है, और इन तीनों का सम जो है इक्वल टू 1 होना चाहिए। p + q क्या था, ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स की फ्रीक्वेंसी थी, जिसका सम जो है ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हार्डी वेनबर्ग लॉ के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, और इस तरह ये दो फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए थे। बट हियर द डिजीज इज कलर ब्लाइंडनेस। जब भी कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया मीन्स जो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, अगर उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो आपका जो ये जो अभी तक जो नियम था उसमें थोड़ा सा चेंज आना पड़ेगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स के केस में क्योंकि यहाँ पर सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, ऑटोसोम्स में एक पेयर ऑफ मींस जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात होती है, लेकिन मेन के केस में XY होता है क्रोमोसोम। आप जानते हैं
मीन्स एक एक्स होता है और एक वाई होता है। वीमेन के केस में 2 एक्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है मीन्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और सिर्फ एक एक्स होने से ही जो है मेन में जो है इसकी चांसेस बढ़ जाती है कलर ब्लाइंडनेस की, जबकि फीमेल में दोनों एक्स जो है वो इफेक्टेड होगा, तभी जो है फीमेल्स के केस में आपको मीन्स कलर ब्लाइंडनेस की डिसीज होगी। लेकिन मेन में ओनली 1 एक्स ही, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो एक एक्स से ही जो है वो इफेक्टेड हो जाएगा, कलर ब्लाइंड मेन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल एक्स है और तो यहाँ पर हेमीजाइगस हो जाता है, नॉट होमोजाइगस। हियर इन केस ऑफ मेल्स हु आर अफेक्टेड विद द कलर ब्लाइंडनेस, दे आर हेमीजाइगस रिसेसिव, दे आर हेमीजाइगस रिसेसिव। और उनकी फ्रीक्वेंसी को जब हमको निकालना होगा, तो क्योंकि इंडिविजुअल्स के केस में हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, एलील्स के केस में ये वाला फॉर्मूला लगाया था जब हम ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस की मतलब डिसऑर्डर्स की बात करते थे इसके पहले, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में सिकल सेल एनीमिया, फेलिनकिटोनुरिया, इन सब की बात हो रही थी, थैलेसीमिया की बात होती है। लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स में आपको हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इन सब की बात होगी, ठीक है। डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो अगर इन तीनों डिसीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, तो आपका जो नियम था अभी तक इंडिविजुअल्स के केस में, जो फ्रीक्वेंसी, जैसे मेल्स लिखा है यहाँ पे या एलील्स नहीं लिखा है, टर्म इन मेल्स लिखा है, तो मेल्स के केस में अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के कर लेते। पर इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर वेयर ओनली 1 एक्स है यहाँ पर और एक्स लिंक्ड है, तो ये हेमीजाइगस हो गया, होमोजाइगस नहीं, बिकॉज हियर इज 1 वाई, ठीक है, 2 एक्स नहीं है। तो इसलिए एक एक्स है और एक वाई है, तो इट इज हेमीजाइगस। और हेमीजाइगस रिसेसिव के केस में जो भी फ्रीक्वेंसी होगी रिसेसिव की, वो क्या होगी, क्यू स्क्वायर से नहीं हम करेंगे, यहाँ पर सिंपल क्यू से करेंगे। क्या करेंगे, क्यू से करेंगे, नॉट क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 वाला यहाँ पर हेमीजाइगस रिसेसिव के केस में लग जाएगा, जो कि एलील्स के केस में हम लगा रहे थे। लेकिन यहाँ इंडिविजुअल्स के केस में भी यही फॉर्मूला लगेगा in case of color blindness, hemophilia and Duchenne muscular dystrophy, because these are X-linked inheritance, X-linked recessive disorders. Okay, ओनली रिसेसिव डिसऑर्डर्स की केस में हम बात बता रहे हैं, ठीक है, डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव। तो 1% मेल्स, बिकॉज दीज आर इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स के केस में हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पहले लगाया था। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि एक्स लिंक के केस में आप P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 लगाएंगे, और जिसमें कि आपको Q की वैल्यू मालूम है, दैट इज 1%, दैट इज 1%। तो 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100, दैट इज 0.01। अब P की वैल्यू निकल आएगी, P की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1 माइनस 0.01, तो क्या हो जाएगी 0.99, ओके, 0.99 हो गई। अब आप आसानी से इसको 2PQ कर सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस विमेन निकालनी है। तो 2PQ करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.198, 0.0198 आएगा, 0.0198, ठीक है, 0.0198 आंसर आ जाएगा आपका। और इसमें अगर एक सिंपलेस्ट ट्रिक आपको लगानी है, जब भी एक्स लिंक डिसऑर्डर्स की बात हो और आपसे हेट्रोजाइगस मींस कैरियर की फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, जब भी कैरियर की फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर Q की वैल्यू मालूम हो गई, Q की वैल्यू आपको जैसे 0.01 मालूम है, Q की वैल्यू आपको बताई गई 1% है, ठीक है। तो अगर Q की वैल्यू मालूम है तो आप सिंपली इसको 2Q कर दीजिए, तो आपको
हेट्रोजाइगस जो वीमेन की जो मतलब कैरियर की फ्रीक्वेंसी आपको मालूम हो जाएगी, मीन्स आप कर्स की देख सकते हैं, कैरियर की फ्रीक्वेंसी आपको 2q से निकल आएगी, 2q मीन्स 2 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 0.02, ठीक है, क्या आ जाएगा 0.02, और 0.02 यहाँ पर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन 0.02 के लगभग है ना, 0.0198, तो 1 के बाद 9 है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.02 हो जाएगा, तो मीन्स ऑप्शन 4 है आपका राइट आंसर, जो कि आप 2pq निकाल रहे थे तो आपको मिल रही थी वो वैल्यू 0.0198, लेकिन आप सिंपली अगर 2q भी करेंगे तो आप 0.02 आ रही है, और 0.02 के नजदीक इसमें ऑप्शन 4 है, 0.02 ये वैल्यू जो है यही सेम वैल्यू को ये डिनोट कर रहा है, ओके, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा जब भी आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, तो पहले तो आपको डिजीज मालूम होनी चाहिए, कौन सी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन सी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ये आपको रटा होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि एक ही रूल जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा देंगे, तब आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालने लग जाएंगे, ठीक है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालने लग जाएंगे, मीन्स क्यू अगर आपको 0.01 मिला है तो आप क्यू स्क्वायर करेंगे, पहले उसको डबल करेंगे, 0.0001 आ जाएगा, एंड देन आप उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर से जुड़ी हुई कौन सी डिजीजेज हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से जुड़े हुए कौन से डिजीजेस हैं, और उसमें आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह आप समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। The next question, the earliest hominid fossil in the Indian subcontinent was discovered at, तो अभी तक हम लोग फरवरी 2023 के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके पहले जो हम लोग ने किया है वो भी। तो अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज डिस्कवर्ड एट, अब यहाँ पर देख लीजिए, तो अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिला वो तो क्या था, होमो इरेक्टस था, जो कि हथनौड़ा में मिला, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो हथनौड़ा साइड है वहां से हमको होमो इरेक्टस के रिमेन मिले, जिसको कि हम नर्मदा माइन करते हैं, नर्मदा घाटी के हथनौड़ा साइड से मिला है, तो हथनौड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, जब आपने इसको आर्कियोलॉजी में पढ़ा है। Then peak height velocity during the adolescence signifies, अब peak height velocity को क्या इससे जुड़ा हुआ जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उससे आपको चूज करना है, अटेनमेंट ऑफ एडल्ट हाइट नहीं होगा, ऑनसेट ऑफ इंक्रीज इन हाइट ये भी नहीं होगा, द टाइम इन द ग्रोथ वेलोसिटी रीचेस द हाईएस्ट पीक इन स्टेचर, हाँ ये होगा, द टाइम व्हेन द ग्रोथ वेलोसिटी रीचेस द हाईएस्ट पीक इन नेचर, पीक हाइट वेलोसिटी की डेफिनेशन को ये शो कर रहा है, and usually girls reach peak height velocity earlier than the boys, हाँ ये भी सही है, ठीक है, तो ये पीक हाइट वेलोसिटी जो है वो बॉयज से 2 साल पहले ही ये पीक हाइट वेलोसिटी को गर्ल्स रीच कर जाती हैं, पीक हाइट वेलोसिटी 2 साल पहले ही गर्ल्स में मिल जाती है, जबकि बॉयज में 2 साल बाद होता है गर्ल्स के, तो इसलिए ये जो ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो सी एंड डी ओनली हो जाएगा, सी एंड डी ओनली हो जाएगा, ठीक है। Which of the following attainment statements are associated with Heath Carter 1990 method of assessing somatotype? तो somatotype जो असेस करते हैं उसमें हीथ कार्टर मेथड से जुड़े हुए स्टेटमेंट्स कौन से हैं? एंडोमॉर्फिस डिराइव्ड फ्रॉम द सम ऑफ 3 स्किन फोल्ड्स, हाँ ये तो सही है, 3 स्किन फोल्ड्स के जो है सम से एंडोमॉर्फी डिराइव की जाती है, ये सही है। मीजोमॉर्फी इज डिस्क्राइब्ड विद फायर फ्री मास रिलेटेड टू स्ट्रेचर, ये गलत होगा। एक्टोमॉर्फी इज असेस्ड यूजिंग द पॉन्डर इंडेक्स, ये भी सही है। दिस मेथड कंबाइंस बोथ फोटोस्कोपिक एंड एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोसीजर्स टू एस्टिमेट द सोमेटोटाइप, यस ये भी है, सही है, फोटोस्कोपिक मेथड की भी सहायता ली जाती है इसमें एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोसीजर के साथ साथ, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही है,
सी सही है, डी सही है, ए सी डी ओनली हो जाएगा, मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म आप जानते हैं कि जब एक ही जीन एक से अधिक ट्रेट्स को इफेक्ट करता है तो उसको हम प्लियोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। एंड मेनी जीन्स वन कैरेक्टर करते हैं तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो जाता है, लेकिन वन जीन व्हेन इफेक्ट्स मोर देन वन ट्रेट देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक। जैसे कि फेनिलकेटोन्यूरिया के केस में भी जो है प्लियोट्रॉपिक होता है, प्लियोट्रॉपी होती है, ठीक है। तो फेनिलकेटोन्यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, ये तो सही है। अ जीन इज सेड टू प्लियोट्रॉपी इफ इट इफेक्ट्स मोर देन वन ट्रेट, ये भी सही है, दोनों सही है। अ कंडीशन वेयर वन जीन हैज सेवरल एलील्स, ये गलत है। अ ट्रेट इज सेड टू प्लियोट्रॉपी इफ सेवरल जीन्स कंट्रोल इट, ये भी गलत है। प्लियोट्रॉपी में एक जीन होता है जो कि सेवरल ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वन ऑप्शन ए और बी सही है, ए और बी ओनली मींस ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। देन यहाँ पर देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। अभी हम लोगों ने एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की बात की थी, इसमें कि कलर ब्लाइंडनेस आता है, हीमोफीलिया आता है, डिक्की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आता है और G6PD डेफिशिएंसी आती है। इसको आपको रटना होगा क्योंकि ये अगर रटा होगा तो उससे जुड़ा हुआ तमाम दूसरे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ओके। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में जब आप पढ़ा था तो उसमें कौन कौन सी डिजीज पढ़ी थी, उसका एक हमने आपको याद करने के लिए एक फॉर्मूला भी बताया था, मीन्स जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए, जिसमें कि साइसिस फीसैक था और उसमें और भी जोड़ेंगे तो था अलविल गाओ, ठीक है। तो साइसिस फीसैक, तो साई से हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, साई से सिकल सेल एनीमिया, सिस से हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस, फी से हो जाएगा फेनिलकेटोन्यूरिया, सैक से हो जाएगा टे सैक डिजीज, साइसिस फी सैक, ठीक है। और उसके बाद बचता है था, दैट इज थैलेसीमिया, था अल, ठीक है, एल से हो जाएगा एल्बिनिज्म, और था अल विल से विल्सन डिजीज हो जाएगा, विल, था अलविल गाउचर डिसीज, ठीक है, था अलविल गाउ। तो साइसिस फीसैक, था अलविल गाउ, ये अगर आपको याद रहेगा तो आप ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो साइसिस फीसैक, था अलविल गाउ, ये आपको याद होना जरूरी है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर अब हम देख लेते हैं। देखिए अकेंड्रोप्लासिया और हंटिंगटन्स आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, नॉट ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। हंटिंगटन्स डिजीज और अकेंड्रोप्लासिया क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसमें आपका पॉलीसिस्टोनिक किडनी डिजीज भी आती है, ठीक है, और एक हाइपर कोलेस्ट्रेलियम भी आता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है अकेंड्रोप्लासिया हंटिंगटन्स डिजीज है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब बचा क्या, सी एंड डी बचा, तो सी सिकल सेल एनीमिया और फेनिलकेटोन्यूरिया। देखिए सिकल सेल एनीमिया और फेनिलकेटोन्यूरिया आपको मिल गया, तो आपका आंसर हो जाएगा सी एंड डी हो जाएगा। ऊपर वाले दोनों क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, आपको बताना ऑटोसोमल रिसेसिव, तो सी एंड डी ओनली हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस से जुड़ा हुआ, होमो इरेक्टस आप जानते हैं लोअर पैलेथिक कल्चर के समय होमो इरेक्टस थे, जिन्होंने कि सबसे पहले जो है अर्ली जो मतलब लोअर पैलेथिक था उसमें चॉपिंग टूल्स बनाए थे। देन लेट लोअर पैलेथिक आते आते उन्होंने हैंड एक्सेस और क्लीवर्स भी बनाए थे एशूरियन ट्रेडिशन में, ओके। तो हैंड एक्सेस बने थे, मैन्युफैक्चर हैंड एक्सेस, ये तो सही होगा। देन इरेक्ट पोस्चर था, ये भी सही होगा, होमो इरेक्टस का नाम ही इसीलिए पड़ा इरेक्ट पोस्चर की वजह से। और को एग्जिस्टेड विद होमो सेपियंस, ये तो गलत होगा, होमो सेपियंस आपके अपर पैलेथिक में आए थे, ठीक है, जबकि ये लोअर पैलेथिक के थे। बीच में निएंडरथल मैन आते हैं जो कि मिडिल पैलेथिक के समय थे, तो ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सी। और क्रेनियल कैपेसिटी वाज अबाउट 900 सीसी, ये सही होगा, ठीक है। तो 900 सीसी तक क्रेनियल कैपेसिटी थी, ये सही है, तो डी सही होगा,
बी सही होगा, ए सही होगा, तो ए बी डी हो जाएगा। ए बी डी ओनली मीन्स ऑप्शन 4 करेक्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द पैरापिथेसाइड्स। पैरापिथिकस आपने पढ़ा था। पैरापिथिकस देखिए पेयम डिपॉजिट्स ऑफ इजिप्ट में मिले थे। पेयम डिपॉजिट्स ऑफ इजिप्ट में आपको पैरापिथिसिड्स मिले थे, पैरापिथिकस जिनको कहते हैं। तो ये इजिप्ट में मिले हैं, ये तो सही है। ओलिगोसीन इपॉक से ये बिलोंग करते हैं, ये सही होगा। प्लायोसीन से नहीं बिलोंग करते, ठीक है। प्लायोसीन में ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए थे, तो प्लायोसीन के ये नहीं है। पैरापिथिसिड्स जो है ओलिगोसीन के हैं। ओलिगोसीन अर्लियर इपॉक है, मीन्स पेलियोसीन के बाद ओलिगोसीन ही आ जाता है, ठीक है। जो 5 इपॉक है उसमें पेलियोसीन सबसे पहले आता है, देन ओलिगोसीन आता है, देन मायो आता है, देन प्लायो आता है, देन प्लिस्टो आता है, ठीक है। जो टर्शरी पीरियड के हैं। और नहीं, टर्शरी पीरियड के पेलियोसीन है, पेलियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन है। और प्लिस्टो और होलो आपके क्वाटरनरी पीरियड में थे, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। तो पेलियोसीन की तो बात नहीं है, यहाँ पर ओलिगोसीन की हम बात कर रहे हैं। और ओलिगोसीन में पैरापिथिसिड्स होते हैं। प्लायोसीन से आपके ऑस्ट्रेलोपिथिकस बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर इजिप्ट, स्मॉल मंकी लाइक क्रीचर, ये भी सही होगा, और ओलिगोसीन ये भी सही होगा, मीन्स बी सी डी सही होगा। बी सी डी आपका पैरापिथिसाइड से जुड़ा हुआ है, तो बी सी डी सही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देन Y5 आइडेंटिकल पैटर्न, Y5 आइडेंटिकल पैटर्न इसमें किससे जुड़ा हुआ देख लेते हैं। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमिनॉइड्स, सही होगा। होमिनॉइड्स में आता है ये, मीन्स जितने भी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं, एप्स, ह्यूमंस हैं, उनमें तो पाया जाता है। उसके साथ साथ ये जो आपके ड्रायोपिथिकस थे उनमें भी पाया जाता था, ठीक है। तो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रायोपिथिसिड्स, ये भी होगा। refers to the cusp and fissures pattern of the teeth, ये भी सही होगा। It's not found on molars, ये गलत होगा, because molar में ही होता है ये, ठीक है। तो Y5 आइडेंटिकल पैटर्न, इससे जुड़े हुए 3 ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक सही है। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमिनॉइड, ये सही है। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रायोपिथिसिड्स, ये भी सही है। एंड रिफर्स टू द कस्प ऑफ फिशर पैटर्न ऑफ द टीथ, ये भी सही है। तो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी ओनली, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिनोट द जेनेटिक फिटनेस। अब जब जेनेटिक फिटनेस की बात आए तो क्या होता है, एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस और ट्रांसमिट द ट्रेड्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ये तीनों अगर कैरेक्टरिस्टिक आती है तो उसको हम जेनेटिक फिटनेस से जोड़ते हैं। तो एबिलिटी टू लिव एंड रिप्रोड्यूस, जिसको कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो ठीक है, ये सही होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ ए जीनोटाइप टू द जीन पूल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ये भी सही होगा, बिकॉज ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो जीन्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये भी सही है, ये जेनेटिक फिटनेस से ही जुड़ा हुआ है। नंबर ऑफ मेट्स ईच इंडिविजुअल सेलेक्ट, ये नहीं होगा। अडॉप्टेबिलिटी टू वेरियस हैबिटेट्स, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सी एंड डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी एंड डी सही है। मीन्स सर्वाइवल होना की एबिलिटी होना, सर्वाइव करने की कैपेसिटी होना, और रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होना, एबिलिटी होना, ये जेनेटिक फिटनेस में आता है। एंड जीन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये भी जेनेटिक फिटनेस में आता है, तो सी एंड डी हो जाएगा। दिन यहाँ पर आपको मैच कराना लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, जेनेटिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, ह्यूमन जेनेटिक्स, मैनकाइंड इवॉल्विंग, द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर इवोल्यूशन। देखिए न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर इवोल्यूशन जैसे ही आए आपको कीमोरा लगाना है, एम कीमोरा, ठीक है, ये सही है। मैनकाइंड इवॉल्विंग तो आपको टी डॉब्जंस्की ने लिखा था, तो डी से अगर 1 को मैच कराया हमने, तो डी का 1 तो 2 जगह लिखा हुआ है, डी से 1 को मैच कराया, 2 जगह लिखा हुआ है, एम कीमोरा। देन सी देख लेते हैं, सी का मैनकाइंड इवॉल्विंग हम डॉब्जंस्की बता रहे हैं, जो कि सही है। मैनकाइंड इवॉल्विंग ये एक बुक है जो कि डॉब्जंस्की ने लिखी थी, तो सी का 4 होगा, इसका मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है। और चेक कर लेते हैं, बी का 3 होगा, ह्यूमन जेनेटिक्स का वी ए मैकोस्क होगा, ये भी सही है, वी ए मैकोस्क, ये भी सही है। और जेनेटिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, यहाँ पे बॉर्डमन एंड स्पोर्जा हो जाएगा, बॉर्डमन एंड स्पोर्जा, ये भी सही है।
तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओमो किबिश क्वाबसे क्वाबसे बॉर्डर केव एंड प्रेडमोस्ट। देखिए ओमो किबिश क्वाबसे बॉर्डर केव एंड प्रेडमोस्ट ये सभी होमोसेपियंस की जो साइट्स हैं, लोकेशन वो बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से होमोसेपियंस जो मॉडर्न होमोसेपियंस के अर्ली मॉडर्न होमोसेपियंस की जो फॉसिल्स मिले उनकी ये साइट्स हैं, लोकेशंस हैं। अब ये किन किन कंट्रीज से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है। तो ओमो किबिश है, क्वाबसे है, बॉर्डर केव है और प्रेडमोस्ट है। प्रेडमोस्ट तो आपका चेकोस्लोवाकिया से हो जाएगा, प्रेडमोस्ट आपका चेकोस्लोवाकिया से हो जाएगा। देन बॉर्डर केव आता है जो कि साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका। ओमो किबिश आपका इथियोपिया हो जाएगा और क्वाबजे आपका इजराइल से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ओमो किबिश इथियोपिया हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, ए का 2 यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में यही सही है। देन बी का 3 है, क्वाबजे इजराइल की साइट है, बॉर्डर केव साउथ अफ्रीका की साइट है एंड प्रेडमोस्ट चेकोस्लोवाकिया की साइट है। तो ऑप्शन 2 आपका सही है, ये आपको याद होना चाहिए। ये सारी साइट्स हैं होमोसेपियंस से, मॉडर्न होमोसेपियंस से जुड़ी हुई साइट्स हैं, जो कि ओमो किबिश है आपका इथियोपिया का, ईस्ट अफ्रीका का, क्वाबजे आपका इजराइल का साइट है, बॉर्डर केव साउथ अफ्रीका का साइट है और प्रेडमोस जो है वो चेकोस्लोवाकिया का साइट है। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब देखिए कुछ सिंड्रोम्स के नाम दिए हुए हैं और इधर कुछ उनकी वजह बताई गई है। तो क्राइडो-चैट सिंड्रोम है, ब्रैडर-विली सिंड्रोम है, WAGR है और चार्को-मैरी-टूथ सिंड्रोम है। तो क्राइडो-चैट सिंड्रोम जिसको कि हम कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं, हम लोगों ने इस पे एक लेक्चर दिया है ऑलरेडी, आप मतलब देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि डिफरेंट सिंड्रोम्स और वो उसके पीछे का रीजंस क्या है वो सारा कुछ दिया हुआ है और कैसे आप पहचान सकते हैं सारे सिंड्रोम्स को, जिसमें कि जैसे कि यहीं पे दिया हुआ डिलीशन, माइक्रो डिलीशन, डुप्लीकेशन, फिर माइक्रो डिलीशन और किस क्रोमोसोम नंबर से कौन सा ये सिंड्रोम आपका मैच करता है, ये सारा कुछ एक बार आपको बताया गया था, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्राइडो-चैट सिंड्रोम जो है कैट क्राई सिंड्रोम कहा जाता है और ये 5p सिंड्रोम भी कहा जाता है, 5p सिंड्रोम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5p जो क्रोमोसोम है उसकी मीन्स एक आर्म है जिसका कि माइक्रो डिलीशन होता है। 5 क्रोमोसोम जो होता है, ऑटोसोम 5 जो है उसके माइक्रो डिलीशन होता है, दैट इज वाई ये जो है माइक्रो डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 5p जो लिखा है इसी से हमको आपको जोड़ना है। तो कैट क्राई सिंड्रोम जब भी आए तो 5p सिंड्रोम से आपको जोड़ना है। प्रेडर-विली सिंड्रोम आए तो क्रोमोसोम 15 से जोड़ना है। ठीक है, तो माइक्रो डिलीशन यहाँ पे क्रोमोसोम 15 से हो रहा है, जबकि यहाँ पे माइक्रो डिलीशन क्रोमोसोम 5 है। तो क्रोमोसोम 5 है तो क्राइडो-चैट है, क्रोमोसोम 15 है तो प्रेडर-विली है, दोनों में ही माइक्रो डिलीशन है। ठीक है, WAGR सिंड्रोम आता है तो आपको डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 11 देखना है, क्रोमोसोम 11 देखना है और P13 है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम 11 के एक आर्म में डिलीशन होता है, दैट इज डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये ऑटोसोम से जुड़े हुए सारे हैं। ठीक है, ये सब ऑटोसोम से जुड़े हुए हैं डिसऑर्डर। तो WAGR सिंड्रोम जो है ये आपका क्रोमोसोम 11 से जुड़ा हुआ है, प्रेडर-विली क्रोमोसोम 15 से, क्राइडो-चैट क्रोमोसोम 5, ये दोनों माइक्रो डिलीशन है और ये वाला डिलीशन है। अब डुप्लीकेशन की बात आती है, अभी तक डिलीशन माइक्रो डिलीशन की बात कर रहे थे। जब डुप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म ऑफ क्रोमोसोम 17 हो रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा चार्को-मैरी-टूथ सिंड्रोम, चार्को-मैरी-टूथ सिंड्रोम। और ये वाला जो डिसऑर्डर है ये 3 फिजिशियंस और या कह सकते हैं कि 3 जो डॉक्टर्स थे उनके नाम पर था, चार्को-मैरी-टूथ, ये 3 फिजिशियन के नाम है जिन्होंने इस सिंड्रोम या डिसऑर्डर को खोजा था और उन्हीं के नाम पर इस डिसऑर्डर का नाम है। तो चार्को-मैरी-टूथ डिसऑर्डर यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा है शॉर्ट टर्म ऑफ क्रोमोसोम 17 का, तो ये डुप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है, माइक्रो डिलीशन से जुड़े हुए हैं क्राइडो-चैट और प्रेडर-विली। क्राइडो-चैट है क्रोमोसोम 5, प्रेडर-विली है क्रोमोसोम 15 और डिलीशन अगर बात आती है
तो WAGR सिंड्रोम है जिसमें कि डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 11 हो रहा है। तो इस तरह आपको याद रखना होगा। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 दो जगह दिया हुआ है। अब देख लेते हैं बी में 2 आएगा, दैट इज प्रेडर-विली, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन 4। देन सी देख लेते हैं, सी का यहाँ पर 1 हो गया, दैट इज डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 11, एंड डी का 3 हो गया, दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 17। ओके, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं मैच लिस्ट में लिस्ट 2। अब यहाँ पर लिस्ट 1 में कुछ फैमिलीज के नाम दिए हैं, सब फैमिलीज के, और यहाँ पर कुछ प्राइमेट्स के नाम दिए हुए हैं। अब आपको देखना है, ठीक है। एटिनी है, सिबिनी है, कोलोबिनी है, लॉरिसिनी है। अब एटिनी, सिबिनी, लॉरिसिनी ये तो न्यू वर्ल्ड मंकी से जुड़ी हुई फैमिलीज है, सब फैमिलीज है। और कोलोबिनी जो है आपकी, ये आपकी ओल्ड वर्ल्ड मंकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सर्कोपिथिक्वाइडिया में आता है, सर्कोपिथिक्वाइडिया में सर्कोपिथिसिडी और सर्कोपिथिसिडी फैमिली में सर्कोपिथिसिनी और कोलोबिनी दो सब फैमिलीज थी। तो कोलोबिनी जो है वो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की सब फैमिली है, जिसमें कि लंगूर आ जाएगा आपका। कोलोबस मंकीज और लंगूर्स जो कि लीफ मंकीज भी कहे जाते हैं, ये कोलोबिनी से बिलोंग करते हैं। अब बाकी 3 न्यू वर्ल्ड मंकीज की सब फैमिलीज हैं, जिसमें कि एटिनी आ गई। एटिनी हमेशा नाइट वर्ल्ड मंकीज से जुड़ी हुई है। नाइट मंकीज, जिनको कि हम आउल मंकीज भी कहते हैं, ये रात में देखते हैं, ठीक है। आउल मंकीज या नाइट मंकीज, ठीक है। तो एटिनी क्या है, पूरा जितने भी ऑल काइंड्स ऑफ नाइट मंकीज है वो एटिनी से बिलोंग करते हैं, या आउल मंकीज कह सकते हैं इनको। सेबिनी में सारे कैपुचिन मंकीज आते हैं, सेबिनी में सारे कैपुचिन मंकीज आते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कैपुचिन मंकीज। तो कैपुचिन मंकीज आपके आते हैं सिबिनी में, आउल मंकीज या नाइट मंकीज एटिनी में आते हैं। कोलोबिनी तो आपका ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की है, और लॉरिसिनी में लॉरिस, पोट्टो ये सब आते हैं, ठीक है। गैलगो, पोट्टो, लॉरिस ये सब लॉरिसिनी में आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए लॉरिस तो प्रोजीमियंस में आते हैं। ये न्यू वर्ल्ड मंकीज की हो गई एटिनी और सेबिनी, और कोलोबिनी हो गई ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की सब फैमिली, ठीक है। ये सारे लॉरिसिनी हो गया प्रोजीमियंस में, एटिनी और सिबिनी हो गया ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकीज, और कोलोबिनी हो गया ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओके, तो इस तरह प्रोजीमियंस, न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज ये सारे आ गए। अब चेक कर लेते हैं, ए से हमने लगाया था सारे आउल मंकी या नाइट मंकी, तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 यहाँ पर 1 हो जाएगा। देन बी का 3 है कैपुचिन मंकीज, ठीक है। सिबिनी से कैपुचिन मंकीज लगा दिया, कोलोबिनी से लंगूर लगा दिया, एंड लॉरिसिनी से पोट्टो लगा दिया। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। देन यहाँ पर अरेंज करना है लैंडमार्क्स। तो जब आप एंथ्रोपोमेट्री पढ़ते हैं तब आपको लैंडमार्क्स पढ़ना होता है। तो जो बॉडी मेजरमेंट्स लेते हैं उसमें डिफरेंट लैंडमार्क्स को हम देखते हैं। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड मींस अपर एंड से नीचे के एंड को देखना है अपर आर्म के अपर एक्सट्रीमिटी पर, ठीक है। तो एक्रोमियन है, स्टाइलियन है, डेक्टाइलियन है, रेडियल है। अब रेडियल नाम आते ही आपको रेडियस के ऊपर जो प्रॉक्सिमल एंड पे जो पॉइंट है लैंडमार्क है उसको रेडियल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हाथ है, तो हाथ और यहाँ रिस्ट है, और रिस्ट के बाद यहाँ पे फिंगर्स है, ठीक है, फिंगर्स है। अब आपकी यहाँ पर शोल्डर बोन है, तो यहाँ से आपकी ये जो पूरी अपर एक्सट्रीमिटी है उसमें हैंड तक आप देखेंगे, फिंगर्स तक, तो मिडिल फिंगर होती है, थंब होता है, ठीक है, ठीक। इंडेक्स फिंगर हो गई, मिडिल फिंगर हो, यहाँ थंब है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, यहाँ रिंग फिंगर, और यहाँ पर लिटिल फिंगर, ये आपके हैंड हो गए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो जो रेडियल है वो जो रेडियस और अल्ना वो दो बोन होती है। तो रेडियस तो आपकी लेटरल साइड में होती है और अल्ना आपकी मीडियल साइड में होती है। तो रेडियल बोन जो है उसी के अपर प्रॉक्सिमल एंड पे रेडियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल हो गया, जो कि एल्बो ज्वाइंट होता है आपका हाथ का कूहनी,
वहाँ पर रेडियल होता है, और एक्रोमियन जो होता है वो यहाँ पर होता है कहीं शोल्डर के पास, ठीक है। तो एक्रोमियन हो गया, एक्रोमियन हो गया, रेडियल हो गया। स्टाइलियन है, स्टाइलियन आपकी रिस्ट में यहाँ होता है स्टाइलियन, ठीक है, रिस्ट पे होता है, कलाई पे, ठीक है। तो एक्रोमियन सबसे ऊपर मिल रहा है हमको, देन स्टाइलियन आपको कलाई पे मिल रहा है, मीन्स बी यहाँ पर मिल रहा है कहीं कलाई पे, और रेडियल आपको यहाँ पर कोहनी पे मिला था, मीन्स आपका डी यहाँ पर आ रहा है बीच में, और डेक्टाइलियन बच गया है। डेक्टाइलियन आपकी जो मिडिल फिंगर है उसकी जो टिप होती है वहां पे उसको काउंट करते हैं लैंडमार्क, ठीक है। तो मिडिल फिंगर की टिप पर, तो यहाँ पर कहीं डेक्टाइलियन में सी सबसे नीचे आ रहा है, तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ऊपर से नीचे की तरफ देखना है, तो ए डी बी सी हो जाएगा, ए डी बी सी। ए क्या है, एक्रोमियन है, ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, ए डी बी सी मीन्स ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। सी सबसे लास्ट में आएगा, सी सबसे लास्ट में आएगा। डेक्टाइलियन क्योंकि ये मिडिल फिंगर का टिप जो है यहाँ पर ये एक लैंडमार्क है, उसको डेक्टाइलियन कहते हैं, ठीक है। तो ए एक्रोमियन हो गया सबसे ऊपर, देन डी हो गया आपका डी, हाँ डी रेडियल हो गया, रेडियल जो रेडियस का प्रॉक्सिमल एंड है वहां पर है आपके एल्बो जॉइंट पे, ठीक है। देन स्टाइलियन आ गया आपके रिस्ट एरिया पे है, बी स्टाइलियन, एंड देन सी दैट इज डेक्टाइलियन आपके मिडिल फिंगर पे, तो एडीबीसी हो गया राइट आंसर। देन नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, ठीक, ग्रोथ रेट्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अब देखिए, अब इसमें प्री नेटल भी है और पोस्ट नेटल, ये सारी स्टेजेस हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है प्री नेटल से पोस्ट नेटल की तरफ की ग्रोथ जो है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ रेट्स, मीन सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट जहाँ पर दिख रही है जिस स्टेज पे, उससे सबसे कम ग्रोथ जिस स्टेज में दिखाई दे रही है उसकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट बढ़ना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है, घटते हुए क्रम में बढ़ना है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो आपको प्री नेटल स्टेज में दिखाई देती है, ठीक है। देन पोस्ट नेटल की तरफ बढ़ेंगे तो इन्फेंसी में दिखाई देगी, इन्फेंसी के बाद आपको एडोलेसेंट में दिखाई देती है, देन मिड चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड में सबसे स्लो ग्रोथ दिखाई देती है, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ रेट आपको मिड चाइल्डहुड में दिखाई देता है, ठीक है। तो प्री नेटल, इन्फेंसी, एडोलेसेंट, देन आता है मिड चाइल्डहुड, मीन्स सबसे पहले सी आएगा, देन बी आएगा, देन डी आएगा, देन ए आएगा, ए लास्ट में आएगा, ए देखिए सब में लास्ट में है, ए सभी में लास्ट में है। अब आपको देखना है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सी से स्टार्ट करेंगे, तो सी दो जगह पहले है। अब सी के बाद बी आएगा कि डी आएगा, आपको बताया गया बी आना चाहिए, तो सी के बाद बी आएगा, मीन्स सी बी डी ए, ऑप्शन 3 करेक्ट है। मीन्स प्री नेटल के बाद जब पोस्ट नेटल की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको इन्फेंसी में दिखाई देगी। जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे, मीन्स जो नवजात शिशु होते हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। प्री नेटल तो हो गया नेटल के स्टेज के पहले वाली स्टेज, देन पोस्ट नेटल आती है, पोस्ट नेटल में आपको इन्फेंट्स आते हैं, तो इन्फेंसी में आपको ग्रोथ रेट हाई दिखाई देगी। उसके बाद आपको मिड चाइल्डहुड में स्लो ग्रोथ हो जाती है, देन अगेन एडोलेसेंट में हाई ग्रोथ रेट दिखाई देता है। तो एडोलेसेंट पहले लेंगे, देन मिड चाइल्डहुड लेंगे, क्योंकि मिड चाइल्डहुड में स्लो ग्रोथ रेट है, तो सी बी डी ए आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। Then identify the correct sequence of following osteological characters as they appear in the human body from head to foot. अब यहाँ पर कुछ बोन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आपको हेड से फुट की तरफ अरेंजमेंट देखना है, हेड से फुट की तरफ, मींस हेड से फुट की तरफ, पैर की तरफ, ठीक है। अब हेड से फुट की तरफ देखना है तो देख लीजिए लीनिया एस्पेरा, लीनिया एस्पेरा आप जानते हैं कि जो आपकी फीमर बोन है, फीमर, फीमर यहाँ होती है, थाई बोन, ये पेल्विक रीजन है, उसके बाद नीचे जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है वो आपकी फीमर होती है, और फीमर जो होती है इसी में
जो है आपके लीनिया एस्पेरा होता है, ठीक है। लीनिया एस्पेरा होता है मीन्स जो इसके पीछे का एरिया पोस्टीरियर रीजन में लीनिया एस्पेरा होती है, पोस्टीरियर रीजन में पीछे की तरफ रिज लाइक लाइन बनी होती है जिसको हम लीनिया एस्पेरा कहते हैं। तो लीनिया एस्पेरा आपकी यहाँ पर हो गई मीन्स ए यहाँ पर हो गया। देन ट्रॉक्लिया आता है। ट्रॉक्लिया आपका ह्यूमरस में पाया जाता है, ठीक है, ह्यूमरस रीजन में पाया जाता है मीन्स ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस है और यहाँ पर ये जो रेडियो अल्ना है, ठीक है, और यहाँ पर फिंगर्स है। तो ये जो ह्यूमरस है यहाँ पर ये जो कहीं एल्बो जॉइंट के पास इसके डिस्टल एंड में आपको ट्रॉक्लिया मिलेगा, ट्रॉक्लिया मिलेगा डिस्टल एंड पे, ठीक है। तो बी यहाँ पर कहीं हो गया। देन फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम आप जानते हैं स्कल के जस्ट नीचे एक ओपनिंग होती है और जो कि एंटीरियरली प्लेस्ड होती है ये ओपनिंग, ये इसी को फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जिससे कि आपका जो वर्टिब्री है वो जाकर अटैच होता है, ठीक है। तो स्कल के जस्ट नीचे वाले हिस्से में एंटीरियरली प्लेस्ड एक ओपनिंग है जिससे कि एटलस वर्टिब्रा जाके अटैच होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम का जो पहला वर्टिब्रा है एटलस, और यही फोरामेन मैग्नम आपके स्कल के जस्ट नीचे पाया जाता है मीन्स आपका स्कल के जस्ट नीचे यहाँ पर सी फोरामेन मैग्नम पाया जा रहा है। एंड देन मीडियल मैल्यूलस है, ये जो फुट का रीजन है आपका, यहाँ पर जो एंकल बोन है, एंकल में मीडियली प्लेस्ड होता है मीन्स आपके जो फीमर है, फीमर के बाद आती है टिबिया फिबुला और टिबिया फिबुला के बाद आपका ये फुट रीजन आता है और फुट रीजन में भी एड़ी के अंदर की साइड मीन्स मीडियली प्लेस्ड होता है। टिबिया आपका मीडियली प्लेस्ड है तो टिबिया के नीचे जैसे ही ये एंकल बोन बनती है मीन्स फुट जहाँ पर ज्वाइन करता है उसी पे एक उभार वाला रीजन होता है, उसी को मिडिल मैल्यूलस कहते हैं। आपकी एड़ी में अंदर की तरफ मीन्स टुवर्ड्स द बॉडी, मीडियल माने टुवर्ड्स द बॉडी, एक उभार होता है एड़ी में, आप देखे होंगे अपने पैरों में देख सकते हैं, तो उसी को मीडियल मैल्यूलस कहते हैं, जो उभरा पोर्शन होता है बॉडी की तरफ, ठीक है, नॉट टुवर्ड्स द लेटर, इट इज टुवर्ड्स द मीडियल। तो मीडियल है मीन्स टुवर्ड्स द बॉडी है और यहाँ पे मीडियल मैल्यूलस होता है पैरों में, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पैर हैं तो यहाँ पर पैर में एक इस तरह उभार वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसी उभार वाले पोर्शन को एडी में हम मिडिल मैल्यूलस बोलते हैं। ये टुवर्ड्स द बॉडी होता है, ये टुवर्ड्स द बॉडी होता है, इस वाले लेग का इधर की तरफ होगा मीन्स ये टुवर्ड्स द बॉडी होगा, ठीक है। इसी उभरे पोर्शन को मिडिल मैल्यूलस कहा जाता है, एडी पे होता है। तो इसका मतलब डी सबसे नीचे आएगा, डी सबसे नीचे आएगा, ये फुट रीजन पे है तो सी बी ए डी हो गया, सी बी ए डी हो गया। आंसर आपका सी बी ए डी मीन्स आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। सी सबसे पहले आएगा फोरामेन मैग्नम जो कि स्कल के नीचे है, देन बी आएगा ट्रॉक्लिया जो कि ह्यूमरस के नीचे है, देन आपका आएगा लीनिया एस्पेरा जो कि फीमर बोन में है, पोस्टीरियरली प्लेस्ड है, एंड देन मिडिल मैल्यूलस आएगा जो कि टिबिया में एंटीरियरली प्लेस्ड है, फुट जहां पर बनता है एंकल बोन, ठीक है। तो ये हो गया सीबीएडी, सीबीएडी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ मेजर अर्ली ह्यूमंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। अब जब भी आप इस तरह के फॉसिल्स को पढ़ते हैं तो आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो होता है उनके अपीयरेंस पे होता है कि क्रोनोलॉजिकली आप अर्लीस्ट टू लेटेस्ट सजाइए या लेटेस्ट टू अर्लीस्ट सजाइए, कि जब जब उनका ओरिजिन हुआ इवोल्यूशनरी जो ट्री है उसके आधार पर आप कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है जो डिस्कवरी बेस्ड होता है कि जब जब उनकी डिस्कवरी हुई उसके आधार पर आप सजाइए, तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान देने होंगे। अभी यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट उनके अपीयरेंस के आधार पर करना है, मीन सबसे जो अर्लीस्ट फॉसिल होगा उसको पहले रखना है और सबके लेटेस्ट फॉसिल को बाद में रखना है। तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो अर्लीस्ट फॉसिल कौन दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रेलोपिथिकस दिख रहा है, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस को पहले रखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देन होमो हैबिलिस आता है सेकंड, देन होमो इरेक्टस आता है थर्ड, निएंडरथल आते हैं फोर्थ।
तो ए सबसे पहले आ रहा है ADCB। ADCB कहाँ पर है? ADCB ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, देन यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तीनों देख लेते हैं। वन इज assertion रीजन वाले, द मेंटल एबिलिटी ऑफ होमो सेपियंस had been matured enough to cognize the biotic and aesthetic understandings of nature as depicted on the cave walls and ceilings. ठीक है, the progressive development of brain and the changing environmental conditions contributed to the development of thinking capacity of the humans. ये भी सही है, तो both are correct। ठीक है, both are correct, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. The next question देख लेते हैं। According to B.S. Guha classification of Indian population, Mediterranean and Orientals are the two subcategories under the category Mediterranean. तो जब आप B.S. Guha की क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो उन्होंने मेडिटेरानियन जो कैटेगरी है उसमें 2 की बजाय 3 सब कैटेगरीज की बात की थी। पेलियो मेडिटेरानियन, मेडिटेरानियन एंड ओरिएंटल्स, 3। पेलियो मेडिटेरानियन, मेडिटेरानियन एंड ओरिएंटल्स। यहाँ पर पेलियो मेडिटेरानियन की बात नहीं की गई है, पेलियो मेडिटेरानियन। ठीक है, तो ये पेलियो मेडिटेरानियन यहाँ मिसिंग है, यहाँ पे 2 सब कैटेगरीज लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला तो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। द ओनली डिफरेंस इन द फिजिकल फीचर बिटवीन द मेडिटेरानियन एंड ओरिएंटल सब कैटेगरीज इज द लॉन्ग एंड कॉन्वेक्स नोज अमंग द लेटर सब कैटेगरी। तो ओरिएंटल की लॉन्ग एंड कॉन्वेक्स नोज होती है, ये इनके बीच का ओनली डिफरेंस है, तो ये तो सही है, ये सही है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, ये assertion रीजन वाला क्वेश्चन है। ट्रॉपिकली अडॉप्टेड पॉपुलेशंस हैव लीनियर बॉडी बिल्ड्स कैरेक्टराइज्ड बाय लो बॉडी मास एंड स्मॉल ट्रंक्स एंड रिलेटिवली लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स। ठीक है, this morphology allows for both reduced metabolic heat production and efficient heat loss due to the high surface area and weight ratios, surface area and weight ratios. ठीक है, in the light of our statement choose the most appropriate answer. तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट लग रहा है, and R is the correct explanation of A. ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, फिर अक्टूबर 22 के क्वेश्चंस आ गए। अभी तक हम फेब 23 के क्वेश्चन कर रहे थे 2023 के, अब अक्टूबर 2022 के क्वेश्चन है। फर्स्ट स्कल कैप ऑफ पिथिकैंथ्रोपस वाज फाउंड इन। अब देखिए पिथिकैंथ्रोपस आपने पढ़ा होगा जब आप होमो इरेक्टस की वैरायटी पढ़ रहे थे, तो पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस जिसको कि जावा मैन भी कहते हैं, तो जावा मैन इसका नाम ही है, और पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस सबसे पहले जो होमो इरेक्टस का खोज हुई थी वो इंडोनेशिया के जावा से हुई थी, ट्रिनिल जावा से, ट्रिनिल जावा से। तो यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, जावा। इन ह्यूमंस फोरामेन मैग्नम इज लोकेटेड ऑन विच साइड। अभी हम लोगों ने बात की थी पिछले स्लाइड में, फोरामेन मैग्नम स्कल के नीचे एंटीरियरली प्लेस्ड होता है, तो एंटीरियर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट टू मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन से कौन सा क्लोजेस्ट है, तो आप देख लीजिए नेंथल नहीं है, जावा नहीं है, पेकिंग नहीं, क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन मैन है। ठीक है, जो मॉडर्न मैन की जो अर्ली मतलब होमोसेपियंस थे, दैट इज क्रो-मैग्नन। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। आप देखना है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ दिया जो कि गलत होगा, ड्रायोपिथिकस को इंडोनेशिया से जोड़ दिया, ये भी गलत है, ओरियोपिथिकस को ब्राजील से जोड़ दिया, ये भी गलत है, होमो हैबिलिस अफ्रीका, ये सही है। होमो हैबिलिस जो है इथियोपिया जो ईस्ट अफ्रीका का ओल्डुवाई जॉर्ज से मिला था, ओल्डुवाई जॉर्ज, तंजानिया, नॉट इथियोपिया, तंजानिया से। ठीक है, तो होमो हैबिलिस मैरी लीके ने इसको खोजा था, तो अफ्रीका से मिला है, तंजानिया, ईस्ट अफ्रीका से। ओके, तो ये सही है। नैरो नेजल सेप्टम विद नॉस्ट्रल्स सेट क्लोज टुगेदर। जब नैरो नेजल सेप्टम की बात आए और नॉस्ट्रल्स एक दूसरे के क्लोज हो तो आपको कैटेराइनी लगाना है, कैटेराइनी। और जब फ्लैट नेजल सिस्टम हो और नॉस्ट्रल्स आर सेट फार फ्रॉम ईच अदर, देन इट इज प्लेटिराइनी, प्लेटिराइनी। ठीक है, तो नैरो नेजल सेप्टम होगा, नॉस्ट्रल्स एक दूसरे के क्लोज होंगे और फॉरवर्डली लोकेटेड होंगे, तो ये कैटेराइनी होगा। जब इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा नैरो की जगह, नॉस्ट्रल्स एक दूसरे से दूर होंगे
और साइड्स में लोकेटेड होंगे, नॉट फॉरवर्डली लोकेटेड नहीं होंगे, तो प्लेटेराइन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर आपका कैटेराइन ही है। कैटेराइन्स में आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं। देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंटेशन। स्किन के लिए आप जानते हैं मेलानिन होता है। ठीक है, then all of the following bones from the skull except the, सभी स्कल की बोन्स है एक्सेप्ट कौन सी बोन्स स्कल की नहीं है, तो मैंडिबल तो स्कल की बोन है, मैक्सिला भी है। ठीक है, मैक्सिला भी है, जो आई सॉकेट से लेकर और गाल का जो पूरा एरिया है आपका नीचे तक, मीन्स मैंडिबल के अपर मैंडिबल तक, वो सारा मैक्सिला कवर करता है। जाइगोमेटिक बोन भी है जिसको चीक बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बोन्स तो आपकी स्कल से जुड़ी हुई है, लेकिन हायोइड बोन जो है स्कल से जुड़ी नहीं है। ठीक है, ये हैंगिंग बोन होती है, मीन्स ये किसी बोन से जुड़ी हुई नहीं, अटैचमेंट होता है। ठीक है, हायोइड बोन तो ये स्कल का पार्ट नहीं है, नेक के जस्ट फ्रंट में होती है ये हायोइड बोन। देन हु डिस्कवर्ड द ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेरेंसिस। अब आपको ध्यान देना होगा, देखिए जो एफरेंसिस है ये आपकी ईस्ट अफ्रीकन वेराइटी है, और एफरेंसिस ही सबसे जो ओल्डेस्ट फॉसिल था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, जो कि बेसल मिनट कहा जाता है, उसको एफरेंसिस माना जाता है। और खोज सबसे पहले अफ्रीकैनस की हुई थी, खोज अफ्रीकैनस की हुई थी रेमंड डार्ट के द्वारा, लेकिन एफरेंसिस सबसे ओल्डेस्ट वेराइटी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, जो कि रैबिडस के बाद की है। तो इसको खोजा था डोनाल्ड जॉनसन ने, इसको लूसी भी कहा जाता है। ठीक है, लूसी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एवरेंसिस को डोनाल्ड जॉनसन ने खोजा था, मैरी लिकी ने लिटियोली फुटप्रिंट खोजा था, और होमो हैबिलिस को खोजा था, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोएजी को खोजा था। ठीक है, देन रेड ब्लड सेल्स प्लेस्ड इन द डिस्टिल वाटर विल। अब ये एक क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्वेल। ऑस्मोसिस के द्वारा जो ये सेल्स हैं उसमें पानी मूव कर जाएगा और वो मतलब वो स्वेल कर जाएंगी। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स स्वेल कर जाएंगी और बर्स्ट कर जाएंगी। तो स्वेल एज वाटर मूव्स इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। देन ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 20,000 जीन्स, इसका आंसर हो जाएगा, इसको आपको मालूम होना चाहिए। स्पेसिएशन थ्रू एडॉप्टेशन इज नोन एज, स्पेसिएशन थ्रू एडॉप्टेशन इसको हम डार्विनियन ग्रेजुअलिज्म कहते हैं, डार्विनियन ग्रेजुअलिज्म कहते हैं। एंड एग्जांपल ऑफ एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस की बात हो रही है। देखिए एक्स-लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस आपने पढ़ा था जब अभी इसके पहले हम लोगों ने बात की थी, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, G6PD डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स थे। ठीक है, अब एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में रेट सिंड्रोम आता है, डबल कॉटेज सिंड्रोम आता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स आते हैं, एल्पोर्ट सिंड्रोम आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए थैलेसीमिया तो नहीं होगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा, हाइपोफॉस्फेटीमिया इज द राइट आंसर। G6PD डिफिशियंसी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आता है, डोमिनेंट में नहीं आता, तो हाइपोफॉस्फेटीमिया रिकेट्स ये जो है आपका राइट आंसर है। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस में सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Then which of the following helps to distinguish the skeleton of a male from a female? ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको। तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस होता है मेल और फीमेल स्केलेटन का, वो होती है उसकी पेल्विक ओपनिंग। ठीक है, तो फीमेल्स के केस में वाइड पेल्विक ओपनिंग होती है, वाइडर पेल्विक ओपनिंग होती है, जबकि मेल्स के केस में नैरो पेल्विक ओपनिंग होती है। तो चाइल्ड बर्थ में की मदद होती है वाइड पेल्विक ओपनिंग से। ठीक है, मेल में जो है नैरो पेल्विक ओपनिंग्स होती है। तो ये पेल्विक ओपनिंग से आप मेल एंड फीमेल स्केलेटन को पहचान सकते हैं।
द मॉलिक्यूलर क्लॉक कॉन्सेप्ट आता है, द मॉलिक्यूलर क्लॉक कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, तो सैरिच एंड विल्सन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सैरिच एंड विल्सन। विजुअल प्रिडेशन हाइपोथेसिस किसने दी थी? मैट कार्टमिल ने दी थी, मैट कार्टमिल ने दी थी। विजुअल प्रिडेशन मीन्स जो आई का जो मीन्स ज़्यादा मीन्स डेवलपमेंट हो जाने से वो इंसेक्ट्स और दूसरे जीवों की वो आसानी से मीन्स हंटिंग कर सकते थे। तो विजुअल प्रिडेशन हाइपोथेसिस जो है मैट कार्टमिल के द्वारा दी गई थी। फर्स्ट एवर डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस फॉसिल केम फ्रॉम, तो देखिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस सबसे पहले खोजा गया था और ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस को टोंग बेबी कहा जाता है, टोंग हो जाएगा, ठीक है, टोंग ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस जो कि रेमंड डार्ट के द्वारा खोजा गया था। आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल्स, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सिर्फ पूछा गया है तो सबसे अर्लीस्ट से आपको लेटेस्ट की तरफ बढ़ाना है। तो देखिए जाइगेंटोपिथिकस दिया हुआ है, जाइगेंटोपिथिकस, ठीक है, देन होमो इरेक्टस आता है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड निंडरथल मैन, ठीक। अब आपको सबसे पहले क्या लगाना है? जाइगेंटोपिथिकस लगाना है, जाइगेंटोपिथिकस के बाद आपको ऑस्ट्रेलोपिथिकस आएगा, देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आपका होमो इरेक्टस आएगा एंड होमो इरेक्टस के बाद निंडरथल मैन आएगा। तो डी के बाद आपका बी आएगा, देन ए आएगा, देन सी आएगा, डीबीएसी, डीबीएसी राइट आंसर है। कई बार आपने पढ़ा है इस तरह फॉसिल प्राइमेट्स को, इसलिए आप आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। देन ड्रायोपिथिकस के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लाई कैरेक्टरिस्टिक डिड ड्रायोपिथिकस हैव, अब ड्रायोपिथिकस में कौन सी एप्लाई कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं? नकल वॉकिंग नहीं पाई जाती है, यू शेप डेंटल आर्च हाँ ये पाया जाता है, स्लाइटली प्रोजेक्टिंग स्नाउट भी पाया जाता है, प्रोग्नेथस स्पेस ये भी पाया जाता है, मीन्स बी सी डी हो जाएगा, बी सी डी पाया जाएगा, बी सी डी ओनली। देन प्रोजिमी, प्रोजिमी देखिए जब आप प्राइमेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो जो पहले का क्लासिफिकेशन था उसमें दो में बांटा गया था, प्रोसीमियंस और सीमियंस, सीमियंस को एंथ्रोपॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अब प्रोसीमियंस में आपके लीमर, लेओडोरिसेस, टार्जियर्स ये सारे आ रहे थे और एंथ्रोपॉइड्स या सीमियंस में आपके न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस आ रहे थे। तो प्रोजिमी में देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो लीमर भी है, टार्जियर भी है, लॉरिस भी है, तो ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी ओनली हो जाएगा। न्यू वर्ल्ड मंकीज नहीं होगा, ये सीमियंस या एंथ्रोपॉइड्स में आएगा। फिर बाद में एक क्लासिफिकेशन हुआ था जिसमें स्ट्रेप्सिराइन्स एंड हेप्लोराइन्स में बांटा गया था, तब स्ट्रेप्सिराइन्स में टार्जियर नहीं आता था, टार्जियर फिर हेप्लोराइन्स में आता था, ड्राई नोज प्राइमेट्स में आता था। पहले वेट नोज प्राइमेट्स में स्ट्रेप्सिराइन्स को रखा गया जिसमें लीमर्स एंड लॉरिसेस को रखा गया, टार्जियस को हेप्लीराइन में रख दिया गया। लेकिन जो अर्ली क्लासिफिकेशन था प्रोजीमियंस और सीमियंस या एंथ्रोपॉइड्स का, उसमें हम लीमर, टार्जियस एंड लॉरिसेस को एक साथ रखते हैं, तो ए बी डी ओनली हो जाएगा, ठीक है। देन होमिनॉइड्स हैव द नंबर ऑफ फीचर्स इंडिकेटिंग, hominoids have a number of features indicating large brain size, extended gestation period, egg laying animals, social interaction, तो ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ए बी डी ओनली हो गया। देन सब फैमिलीज ऑफ फैमिली सीबीडी, सीबीडी की सब फैमिली इसमें से कौन से है? सेबिनी हो जाएगी, सीबीडी की सिबोइडिया, सिबोइडिया की कौन कौन सी है देख लेते हैं। देखिए कोलोबिनी तो नहीं होगी, कोलोबिनी आपकी सर्कोपिथिसिडी का है, सेबिडी का क्या है? एटिनी है, सेबिनी है, एटेलिनी है, तो ये तीनों तो होगी। 5 थी इसमें सब फैमिलीज जिसमें कि 3 का नाम दिया है, सेबिनी का दिया है, एटेलिनी का दिया है और एवटिनी का दिया है, तो 3 तो हो गई। तो देख लेते हैं एबीसी, एबीसी, ठीक है। ये आपका सर्कोपिथिसिडी का है, कोलोबिनी, ठीक है, सर्कोपिथिसॉइडिया क्वाइडिया था, सर्कोपिथिसिडी और कोलोबिनी, 2 तो थी उसमें, ठीक है। तो कोलोबिनी ये यहाँ पे सब फैमिली वहाँ की हो गई और यहाँ पर सेबिडी में ये तीनों आ गई, ए बी सी।
देन कैटेराइंस है, कैटेराइंस आप जानते हैं, इसमें न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड कैटेराइंस में आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकीज तो आपके प्लेटिराइंस में आते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कैटेराइंस में कौन आते हैं? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। तो आप देख लेते हैं, ए है, बी है और डी है। ए बी डी हो गया। हाउलर मंकी आपका न्यू वर्ल्ड मंकीज में आ गया, तो ए बी डी लगा देंगे, ए बी डी सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। फीचर्स ऑफ ए गोरिल्ला स्कल। अब गोरिल्ला स्कल में क्या क्या होता है? मिड सैजिटल क्रस्ट होता है। ठीक है, ये बीच में उभार होता है एकदम बीचों बीच स्कल के, तो मिड सैजिटल क्रस्ट कहते हैं। न्यूकल क्रस्ट भी होता है, और मीन्स जो गर्दन के नीचे। ठीक है। पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रिक्शन भी होता है, आईज के जो ऑर्बिट्स हैं वो पीछे की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करते हुए दिखाई देती है, तो सी बी होगा। ये तीनों तो पाया जाता है, डेंटल कॉम नहीं पाया था, डेंटल कॉम आपके प्रोजीमियंस में पाया जाता है। ठीक है, तो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फीचर्स ऑफ मंगोलॉयड रेस। मंगोलॉयड रेस देखिए, येलो स्किन कलर होता है, सही है। एपिकेंथिक फोल्ड भी पाया जाता है आई में, और स्ट्रेट हेयर्स भी होते हैं, मीन्स ए सी डी इनका सही होगा, ए सी डी। ए सी डी मंगोलॉयड रेस के लोगों में ये फीचर्स पाए थे, जैसे जापानीज, चाइनीज और मंगोलिया के जो लोग हैं उनमें आपको ये फीचर्स दिखाई देंगे, और नॉर्थ ईस्ट जो पीपल्स है इंडिया के उनमें भी। देन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस देख लेते हैं। होमो इरेक्टस अपीयर्ड इन द अफ्रीका around 1.8 to 1.9 million years ago. The brain ranges from 550 cc to 1200 cc. In 1960s, Louis Mary Leakey discovered a partial juvenile skull at Olduvai Gorge, Tanzania. देखिए, ओल्डुवाई जॉर्ज तंजानिया में जो लुइस मेरी लीके ने खोजा था 1960 में, वो होमो इरेक्टस की स्कल नहीं थी, होमो हैबिलिस की स्कल थी। ये तो रॉन्ग हो गया। सम होमो इरेक्टस यूज एचुलियन टूल्स एंड अदर यूज्ड ओल्डोवाइन टूल्स, ये सही होगा। तो ए बी डी सही लग रहा है, ए बी डी ओनली। ठीक है, ऑप्शन ए बी डी सही है, सी गलत है। देन यहाँ पर आ रहा है, अपर मोलर्स ऑफ प्रिमिटिव मैमल्स हैव 3 लार्ज cusps. मेटाकोन, पैराकोन, प्रोटोकोन, कस्प्यूल। तो ये तीनों तो सही है, कस्प्यूल नहीं होगा, ए बी सी ओनली होगा, ए बी सी ओनली होगा। ठीक है। देन यहाँ पर मैच कराना है, ये मैच वाले 2 क्वेश्चंस हैं, लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ प्राइमेट्स के नाम दिए, इसमें भी कुछ प्राइमेट्स के नाम दिए, और यहाँ पर भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अक्टूबर 22 का ही 2 क्वेश्चन इस तरह का है। अब चेक कर लेते हैं। बुश बेबीज, इंड्री, सियामेक्स एंड ओरंगुटान। देखिए, बुश बेबीज और इंड्री तो आपके आते हैं प्रोजीमियंस में। ठीक है, बुश बेबीज जिनको गैलोगो भी कहते हैं, और गैलोगो पोट्टो, ये सब थे। ये तो आपके सब सहारन अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, बुश बेबीज। देन इंड्री आते, इंड्री, लीमर, ये सब मेडागास्कर के हो गए, मेडागास्कर। सियामिंग आ गया, जो कि गिब्बन और सियामिंग, ये साउथ ईस्ट एशिया के हो गए। साउथ ईस्ट एशिया मीन्स जिसमें कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब में। और ओरंगुटान स्पेशली ये सुमात्रा एंड बोर्नियो में पाया जाता है, और इंडोनेशिया के सुमात्रा एंड बोर्नियो में पाया जाता है ओरंगुटान। ठीक है, तो ओरंगुटान जब भी आए आपको सुमात्रा एंड बोर्नियो ही लगाना है, या सिर्फ इंडोनेशिया आता है तो इंडोनेशिया लगाना है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया आता है तो आपको गिब्बन, सियामिंग लगाना है। गिब्बन की एक वेराइटी इंडिया में भी पाई जाती है, जो कि हुलॉक गिब्बन है, जो कि असम में है। होलोनगापर एक सेंचुरी है गिब्बन की, वहां पर वो प्रिजर्व किए जा रहे हैं। तो गिब्बन की एक ही वैरायटी बची है इंडिया में, हुलॉक गिब्बन की ही है, और दूसरे जो गिब्बन्स हैं वो आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएंगे, जिसमें कि चाइना है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ठीक है,
लेकिन सिर्फ एक वैरायटी गिब्बन की इंडिया में मिलती है, लेकिन सियामिंग इंडिया में नहीं मिलते। सियामिंग साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, जो दूसरी कंट्रीज है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में। इंड्री मिलता है आपको मेडागास्कर में। लीमर, सारे काइंड ऑफ लीमर्स जो है वो आपको मेडागास्कर में ही मिलेंगे। इंड्री इज ऑल्सो काइंड ऑफ लीमर। ठीक है। बुश बेबीज आपको मिलेंगे सब सहारन अफ्रीका में। गैलगोस, पोट्टोज, ये सारे कहाँ मिलेंगे? सब सहारन अफ्रीका में मिलेंगे। और ओरंगुटान आपको जब भी आए तो आपको सुमात्रा या बोर्नियो लगाना है या इंडोनेशिया लगाना है, क्योंकि ये दोनों इंडोनेशिया के ही द्वीप हैं। ठीक है। तो डी का हो जाएगा 1। ए से शुरू करते हैं। ए का हो जाएगा ये सब सहारन अफ्रीका 2। ए का 2 देखिए एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन 2 ही करेक्ट है, फिर भी चेक कर लेते हैं। बी का 3 दैट इज मेडागास्कर। सी का 4 साउथ ईस्ट एशिया एंड डी का 1 सुमात्रा एंड बोर्नियो। ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसी तरह ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ इंड्री था, यहाँ लीमर दे दिया है। लीमर भी आपका मेडागास्कर ही होगा। इंड्री, लीमर ये सारे क्या है? मेडागास्कर के ही है। देन रीसस मंकी आपका इंडिया में मिलता है, इंडिया में। ओरंगुटान, रीसस मंकी आ जाए, लंगूर आ जाए, आपको इंडिया लगाना है। लॉरिस भी इंडिया में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन लीमर नहीं पाया जाता, सियामिंग नहीं पाया था। गिब्बन है लेकिन सियामिंग नहीं है। तो ओरंगुटान आपका, ओरंगुटान आप देखे थे सुमात्रा बोरियो में था, अभी यहाँ पे आपको इंडोनेशिया लगाना है, क्योंकि इंडोनेशिया में आता है सुमात्रा बोरियो। ठीक है। और गोल्डन स्नब नोज मंकीज आते हैं, ये चाइना के हो गए, चाइना के हो गए। तो लीमर आपको मेडागास्कर ही लगाना है। मेडागास्कर में ही मिलते हैं सारे लीमर्स, काइंड ऑफ लीमर्स। रिंग टेल लीमर, इंड्री, ये सारे क्या हैं? लीमर्स हैं और मेडागास्कर में ही मिलते हैं। तो ए का हो जाएगा 3। ए का 3 एक ही जगह दिया, वो ऑप्शन 4 करेक्ट है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। बी का देख लेते हैं, रीसस मंकी इंडिया, सही है। सी का ओरंगुटान इंडोनेशिया, सही है। और डी स्नब नोज मंकीज आपके ये चाइना में, सही है। ठीक है। तो ये ऑप्शन, तो इस तरह आपको ये सब डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस याद रखने होंगे, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कैपुला है, पेल्विस है, क्रैनियम है, फीमर है, और यहाँ पर उनकी फाइंडिंग्स दी हुई है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो देखिए लीनिया एस्परा आपको मिलता है फीमर में। पहले भी आपको इस तरह से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया है आप लोगों ने। क्रैनियम में आपने देखा था स्कल के नीचे आपको फोरामेन मैग्नम एक ओपनिंग मिल रही थी। पेल्विस में आपके पेल्विस रीजन में, दोनों पेल्विस में ऑब्टूरेटर फोरामेन होते हैं, 2 ओपनिंग्स होती हैं, उसी को हम ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं। और स्कैपुला रीजन में ग्लेनोइड कैविटी होती है। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए इस तरह कि कौन कौन सी बोन्स हैं और जिसमें कि ये फाइंडिंग्स पाई जाती हैं। मीन्स ये सारे जो लैंडमार्क्स हैं या ये सारी जो ओपनिंग्स हैं या इस तरह के कुछ रीजेस हैं, वो आपको कहाँ कहाँ किस किस बोन में मिलती है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो ए का हो जाएगा 4 ग्लेनोइड कैविटी। ए का 4 देखिए एक ही जगह दिया हुआ, ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाकी चेक कर लेते हैं। पेल्विस में आपने ऑब्टूरेटर फोरामेन पाया, तो बी में 3 हो गया। देन क्रैनियम में फोरामेन मैग्नम मिला, तो सी का 2 हो गया। एंड फीमर में लीनिया एस्पेरा मिला। ठीक है। तो ये हो गया। Then identify the correct sequence of the discovery of following blood group systems. अब blood group system से जुड़ा हुआ है, ये discovery based question है। ये आपको तभी याद हो सकता है जब आपको सारी डिस्कवरीज याद हो कि कब कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर हुआ था। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे पहले डिस्कवर हुआ, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है। एबीओ, एबीओ सबसे पहले 1901 में लैंडस्टीनर ने खोजा था। 1901 में लैंडस्टीनर ने सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को खोजा था। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप की शुरुआत होती है एबीओ से। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम को खोजा गया। एमएन को लैंडस्टीनर एंड लेवाइन ने खोजा। लैंडस्टीनर एंड लेवाइन ने खोजा एमएन को। देन लैंडस्टीनर एंड वीनर ने खोजा आरएच को। और डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे लास्ट में आता है। तो 1927 में आपका एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। फिर 37 से 40s के बीच में आता है आपका 1937
40 तक आपका ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का पीरियड है, एंड डफी है 1950s में खोजा गया, 1950s में, ठीक है। तो इस तरह आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ABO ब्लड ग्रुप के साथ मतलब बाद में आपको MN लगाना है, MN के बाद RH लगाना है, RH के बाद डफी लगाना है। तो CABD मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट है। देन यहाँ पर चेक कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टीथ ऑन द डेंटल आर्केड फ्रॉम सेंट्रल टू लेटरल साइड। तो आप जब भी ये स्टार्ट करते हैं डेंटल फॉर्मूला, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो 2 इंसीजर्स होते हैं, 1 कैनाइन, 2 1 2 3 होता है। फॉर्मूला आपको मालूम है 2 1 2 3, और 2 1 2 3 में सबसे पहले 2 इंसीजर्स होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं। 2 1 2 3 का फॉर्मूला होता है। तो सेंट्रल से लेटरल की तरफ जाएंगे तो 2 1 2 3 में इंसीजर सबसे पहले लेंगे C, देन B लेंगे कैनाइन, देन D लेंगे प्रीमोलर, देन लेंगे लास्ट में मोलर। CBDA, CBDA ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। और यही अगर आपका जो मीन्स मिल्क टीथ में अगर आ जाता है तो 2102 हो जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पीपल बाय डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो देखिए रिस्ले का क्लासिफिकेशन सबसे पहला था 1915 में, देन AC हैडन का आ जाता है 1925 में, ठीक है। हैडन का 1925 में आ जाता है। रिस्ले के बाद रिस्ले का 1915 में था, देन हैडन का 25 में आ जाता है। देन आता है एक्सीडेंट का जो कि 1934 है, 1934 है। यहाँ गुहा पहले होना चाहिए था, गुहा 1931 है, लेकिन जो आपका ऑप्शन दिया उसमें एक्सीडेंट को पहले रखना होगा, एंड देन सरकार का सबसे लास्ट में 1955 है, ठीक है। 1954 55 ऐसे लिखा होता है सरकार का सबसे लास्ट में, ठीक है। तो हैडन से स्टार्ट करेंगे, तो CDAB, 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 CADP नहीं है, CDAB है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको चेक करना। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन स्केलेटन फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग क्राइम एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। हाँ सही है। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कोलैबोरेट एक्सटेंसिवली विद द लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, ये भी सही है। पर इस असर्शन का रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है कि वो लॉ एनफोर्समेंट अफसर के साथ, ऑफिसर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्राइम और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को स्टडी करते हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और इस वजह से वो कोलैबोरेट करते हैं लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के साथ। ये करेक्ट नहीं लग रहा, मीन्स करेक्ट तो दोनों स्टेटमेंट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। बोथ रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस आर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, हाँ ये तो सही है। इट्स फॉर दिस रीजन दे आर मच मोर कॉमन इन मेन देन इन वुमेन, ये भी सही है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं और इसीलिए मेन में ज्यादा होते हैं वीमेन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।